नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में शक्ति के बदलते समीकरणों पर। हमारे पास एक लेख है, बदलती वैश्विक शक्ति संरचना, बहुध्रुवीयता की ओर, और हम इसी से कुछ खाल बातें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो लगा कि बस अमेरिका ही है दुनिया की अकेली महाशक्ति, पर अब चीन, भारत, रूस जैसे देश हैं, यूरोपीय संघ जैसे संगठन भी हैं, इनका प्रभाव काफी बढ़ गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया सचमुच एक ध्रुवीय व्यवस्था से, मतलब अमेरिकी दबदबे से, बहुध्रुवीयता की ओर जा रही है? चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। वैसे स्रोत हमें याद दिलाता है कि यह बदलाव कोई आज की बात नहीं है। इतिहास में अगर देखें तो रोमन साम्राज्य था, फिर मौर्य, मंगोल और बाद में यूरोपीय ताकतें। शक्ति का केंद्र तो बदलता ही रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत संघ। फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ और अमेरिका अकेला रह गया। तो अब क्या अलग हो रहा है? मतलब आज क्या चीजें बदल रही है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और देखिए, इस बदलाव के पीछे ना कई बड़ी वजह है। सबसे पहली और शायद सबसे अहम वजह है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। मतलब पावर अब कुछ ही हाथों में नहीं रही। चीन को ही देख लीजिए, आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, अमेरिका के बाद। बिल्कुल, करीब 18.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है चीन की, अमेरिका के लगभग 25.5 ट्रिलियन डॉलर। और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसे कहते हैं, हाँ, BRI, उसके जरिए दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और भारत की क्या स्थिति है सब में? भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। IMF का अनुमान है कि शायद 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तीसरी? अच्छा, हाँ। और इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी जो सरकारी नीतियां हैं, उनका बड़ा हाथ है। इनके अलावा भी ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, ये देश भी ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहे हैं। तो आर्थिक ताकत फैल रही है, ये साफ है। ये आर्थिक बदलाव तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, लेकिन शक्ति संतुलन में सैन्य पहलू भी तो अहम होता है। वहां क्या स्थिति है? क्या अमेरिका का दबदबा वहां भी कुछ कम हो रहा है? देखिए, अमेरिका आज भी मिलिट्री स्पेंडिंग में, मतलब सैन्य खर्च में, दुनिया में नंबर 1 पर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, जो संतुलन है वो जरूर बदल रहा है। चीन का सैन्य खर्च अब दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, करीब 296 बिलियन डॉलर्स। और वो अपनी नेवी को, अपनी नौसेना को बहुत तेजी से मॉडर्न बना रहा है, आधुनिक कर रहा है। रूस को देखें तो वो हाइपरसोनिक मिसाइलों पर, साइबर वॉरफेयर पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं। और भारत इस मामले में कहाँ है? भारत भी पीछे नहीं है। अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, अग्नि मिसाइल सिस्टम है। हाँ, अग्नि। और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है भारत। तो ये सब दिखाता है कि भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को लेकर बहुत गंभीर है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था हो गई, सेना हो गई, आजकल एक और बड़ा मैदान है टेक्नोलॉजी। वो भी बहुत अहम हो गया है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि शायद सबसे अहम मैदानों में से एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, स्पेस, अंतरिक्ष, इन सब क्षेत्रों में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है। चीन AI और 5G में भारी निवेश कर रहा है। हुआवे जैसी कंपनियां तो दुनिया भर में जानी जाती हैं। हाँ, हुआवे का तो नाम सुना है। भारत ने भी अपने डिजिटल इंडिया से और चंद्रयान, मंगलयान जैसे सफल अंतरिक्ष मिशनों से ये दिखा दिया है कि वो भी एक महत्वपूर्ण तकनीकी ताकत है। चंद्रयान तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल। और यूरोपीय संघ और रूस भी पीछे नहीं रहना चाहते। वो भी इन तकनीकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। और क्षेत्रीय संगठन जैसे EU है, आसियान है, ब्रिक्स, इनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। यूरोपीय संघ, EU, आसियान, अफ्रीकी संघ AU और ब्रिक्स में तो अब और भी देश जुड़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो क्षेत्रीय समूह है, ये अब वैश्विक मंच पर ज्यादा मुखर हो रहे हैं, ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB है, वो तो एक तरह से वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे पुराने संस्थानों को चुनौती दे रहा है, एक विकल्प की तरह उभर रहा है। तो इन सब बदलावों का, इस बहुध्रुवीयता का असर क्या पड़ रहा है? मतलब दुनिया पर इसका क्या प्रभाव है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो एक बात तो साफ है कि ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब वैश्विक मामलों को चलाना, अब और ज्यादा जटिल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है।
भारत जैसे देश अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता जैसी बड़ी भूमिका चाहते हैं। ये दिखाता है कि ज्यादा देशों की आवाज शामिल करने की मांग है। सही बात है, क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं, अपने इंटरेस्ट्स हैं। क्षेत्रीय स्तर पर तनाव भी बड़े हैं, जैसे दक्षिण चीन सागर में देख लीजिए। हाँ, वहाँ तो तनाव रहता है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही सहयोग के नए रास्ते भी खुले हैं, जैसे BRI का जिक्र हमने किया। हालांकि उस पर कर्ज के जाल वाले आरोप भी लगते हैं। हाँ, वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वाली बात। वही, आर्थिक मोर्चे पर नए अवसर भी हैं। भारत का UPI सिस्टम देखिए, दुनिया भर में उसकी चर्चा है, कई देश अपना रहे हैं। हाँ, UPI तो कमाल है। पर साथ ही अमेरिका चीन जैसे ट्रेड वॉर की चुनौतियां भी हैं, तो मतलब फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इस पूरी तस्वीर में, इस बदलते माहौल में भारत खुद को कहाँ रख रहा है? स्रोत में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति का जिक्र है। इसका क्या मतलब है असल में? एक कैंप में नहीं जाना। हाँ, एक तरह से देखिए, एक तरफ भारत क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी है। कई लोग इसे चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की कोशिश मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के साथ अपने पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंधों को भी बनाए हुए हैं, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। हाँ, वो डील तो काफी चर्चा में थी। बिल्कुल, और भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी ग्लोबल पहल भी कर रहा है, लीड कर रहा है। हाँ। तो वो अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इस नीति की कोई चुनौतियां या आलोचना भी है? क्या सब ठीक ही है? नहीं, चुनौतियां तो है। स्रोत भी इशारा करता है कि भारत को अपनी जो घरेलू चुनौतियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, उनसे निपटना होगा, तभी वो वैश्विक मंच पर और ज्यादा प्रभावी हो सकेगा। और कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये जो रणनीतिक स्वायत्ता है, ये कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत जरूरी मुद्दों पर कोई स्पष्ट स्टैंड लेने से बच रहा है, मतलब एक तरह का अनिर्णय। अच्छा, मतलब ये तलवार की धार पर चलने जैसा है कुछ हद तक। हाँ, तो ये एक संतुलन साधने वाली नीति है, जिसके अपने फायदे भी हैं और अपनी सीमाएं भी। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल दिमाग में आता है कि ये जो बहुध्रुवीय दुनिया बन रही है, जहाँ कई ताकतें हैं, ये सुनने में तो शायद ज्यादा लोकतांत्रिक लगे, ज्यादा समावेशी लगे कि भाई सबकी आवाज सुनी जाएगी, पर क्या ये दुनिया ज्यादा स्थिर होगी या ज्यादा अनिश्चित? ये बड़ा सवाल है। हाँ, जब इतने सारे शक्ति केंद्र होंगे और सब अपने अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, तो क्या क्लाइमेट चेंज या अगली कोई महामारी या साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे, इन जैसी बड़ी ग्लोबल चुनौतियों से निपटना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमें सोचना होगा कि भविष्य की जो वैश्विक व्यवस्था होगी वो कैसी होगी। क्या वो ज्यादा स्थिर होगी या फिर उसमें और ज्यादा उथल पुथल होगी, ये देखना होगा।